दोस्तों सोचिए, आपकी कंपनी में एक नया मैनेजर आता है। पहले दिन कोई उसे जानता तक नहीं, ऑफिस के लोग उसका नाम तक गूगल कर रहे होते हैं और कुछ साल बाद वही इंसान पूरे ऑफिस का बॉस बन जाए। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन गुजरात की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 2001 गुजरात में भयंकर भूकंप आता है। हालात ऐसे थे कि लोगों की जिंदगी ही नहीं, सरकार की साख भी हिल गई थी। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे केशुभाई पटेल। जनता को लगने लगा कि सरकार हालात को ठीक से संभाल नहीं पा रही है। ऊपर दिल्ली में भी चिंता बढ़ने लगी। फिर बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच बातचीत होती है और एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे उस समय गुजरात की आम जनता लगभग जानती ही नहीं थी, नरेंद्र मोदी। अब मजेदार बात यह है कि मोदी जी को सीधे दिल्ली से गुजरात भेजकर मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल दिक्कत थी। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री बने रहना है तो विधायक भी बनना पड़ेगा, और उस समय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि चुनाव जीतना आसान नहीं लग रहा था। मतलब आज के समय में अगर कोई बच्चा पैदा हो तो शायद पहले मोदी बोलना सीख जाए और बाद में मम्मी पापा, लेकिन 2001 में हालात बिल्कुल उल्टे थे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, ये मोदी है कौन? अब बीजेपी को भी पता था कि रिस्क बड़ा है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता वजुभाई पटेल ने अपनी राजकोट सीट छोड़ दी। उन्हें भरोसा था कि ये सीट बीजेपी का ऐसा किला है जहां हारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन जीत का मार्जिन इतना बड़ा नहीं था जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। यानी सीट तो मिल गई, लेकिन ये साफ हो गया कि जनता के बीच अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। और फिर आता है वो मोड़ जिसने सिर्फ गुजरात नहीं, पूरे देश की राजनीति बदल दी। 27 फरवरी 2002 गुजरात में गोधरा कांड होता है। इसके बाद राज्य में हिंसा फैलती है और अचानक नरेंद्र मोदी पूरे देश की चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक साल पहले जिनको बहुत कम लोग जानते थे, अब उनके नाम पर पूरे देश में बहस होने लगी थी। न्यूज चैनल, अखबार, राजनीतिक मंच, हर जगह सिर्फ एक नाम सुनाई दे रहा था, नरेंद्र मोदी। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यही वो समय था जब मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर उदय शुरू हुआ, क्योंकि राजनीति में कभी कभी लोकप्रियता चुनाव जीतकर नहीं बल्कि विवादों के केंद्र में आकर भी बढ़ जाती है। और यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अप्रैल 2002 में गोवा में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। पार्टी के अंदर कई लोग मान रहे थे कि गुजरात की घटनाओं की वजह से बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचा है। कहा जाता है कि इस बैठक में नरेंद्र मोदी खुद ही इस्तीफा देने की पेशकश कर देते हैं। अब यहाँ जो हुआ उसने पूरी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। पार्टी के कई बड़े नेता, आरएसएस के पदाधिकारी और वरिष्ठ चेहरे मोदी के समर्थन में खड़े हो गए। इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ और पहली बार ऐसा लगने लगा कि गुजरात का ये नया मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं रह गया है, पार्टी के अंदर इसकी राजनीतिक ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जरा सोचिए, एक साल पहले तक जिन मोदी जी को विधायक की सीट जीतने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था, वही नरेंद्र मोदी अब पूरे गुजरात में हेलीकॉप्टर रैलियां, रोड शो और लगातार भाषणों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। राजनीति में टाइम कितना जल्दी बदलता है, इसका इससे बड़ा उदाहरण शायद ही मिले। 2002 का साल खत्म होने वाला था और गुजरात विधानसभा चुनाव सामने थे, लेकिन इस बार चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं था। ये चुनाव नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट था, क्योंकि एक तरफ विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, दूसरी तरफ मीडिया का बड़ा हिस्सा भी गुजरात की घटनाओं को लेकर सवाल उठा रहा था। हर तरफ चर्चा थी कि आखिर जनता क्या फैसला करेगी, और मोदी जी ने यह तय कर लिया था कि इस बार जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, वोटिंग मशीन में मिलेगा। अब पहले वाले मोदी और इस समय वाले मोदी में जमीन आसमान का फर्क था। पहले मोदी संगठन के नेता थे, पर्दे के पीछे काम करते थे, लेकिन अब वो खुद ब्रांड बन चुके थे। जहां जाते भीड़ जमा हो जाती, हर सभा में खुद मंच संभालते, खुद भाषण देते और खुद लोगों से सीधा कनेक्ट बनाने की कोशिश करते। वैसे राजनीति में जनता से कनेक्ट बनाना भी बड़ा मजेदार काम है। चुनाव के समय नेता गांव में जाकर पूछते हैं, कैसे हो? और गांव वाला सोचता है, भाई पिछले 5 साल में पहली बार याद आया हूं मैं। लेकिन चुनाव ऐसा समय होता है जब हर वोटर अचानक वीआईपी बन जाता है। मोदी जी भी लगातार लोगों के बीच जा रहे थे, गांव, शहर, कस्बे, बाजार, जहां मौका मिले वहां पहुंच गए और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग कुछ महीने पहले तक कह रहे थे कि मोदी शायद ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, अब वही लोग पूछ रहे थे कि अगर ये चुनाव जीत गए तो कितना बड़ा जीतेंगे। फिर आया चुनाव का रिजल्ट, और रिजल्ट ऐसा था जिसने दिल्ली से लेकर गुजरात तक सबको चौंका दिया।
बीजेपी ने 127 सीटें जीत ली। मतलब सिर्फ जीत नहीं बल्कि शानदार जीत। नरेंद्र मोदी दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कई लोगों को लग रहा था कि 2002 की घटनाओं के बाद मोदी राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएंगे, लेकिन चुनावी नीतियों ने बिल्कुल उल्टा संकेत दिया। राजनीति में एक नियम है, अगर आप हार जाएं तो लोग आपकी गलतियां गिनाते हैं, अगर जीत जाएं तो वही लोग आपकी रणनीति समझाने लगते हैं। और 2002 के बाद यही हुआ। मोदी अब सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो बीजेपी के अंदर एक ऐसा नेता बन चुके थे जो अपने दम पर चुनाव जिताने की क्षमता रखते थे। यहीं से पार्टी के अंदर उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। और मजेदार बात यह है कि उस समय देश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे, लेकिन गुजरात में अब चर्चा किसी और की होने लगी थी, नरेंद्र मोदी। इसके बाद साल 2007 आता है, फिर चुनाव होते हैं और एक बार फिर बीजेपी जीत जाती है। इस बार पार्टी को 117 सीटें मिलती हैं। अब लोग समझने लगे थे कि 2002 वाली जीत कोई एक बार का चमत्कार नहीं थी। मोदी लगातार चुनाव जीत रहे थे। फिर आता है 2012 और यहां भी कहानी लगभग वही रहती है। बीजेपी फिर जीतती है। करीब 115 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब स्थिति ये थी कि गुजरात में एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार हो रही थी जिसे लगने लगा था कि मुख्यमंत्री का मतलब ही नरेंद्र मोदी होता है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा वही अंकल रहेंगे, बदल भी सकता है, ये उन्हें बाद में पता चलता है। कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका था। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं थी, खासकर तब जब हर चुनाव में पूरा विपक्ष सिर्फ आपको हराने की कोशिश कर रहा हो। 2012 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, अब वो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार बन चुके थे। मतलब पार्टी के अंदर हालात ऐसे थे कि अगर कोई नेता भाषण देता था तो लोग सुनते थे, लेकिन जब मोदी भाषण देते थे तो लोग रिकॉर्ड भी करते थे, शेयर भी करते थे और आगे भेजते भी थे। उस समय सोशल मीडिया आज जितना बड़ा नहीं था, फिर भी मोदी का नाम हर तरफ पहुंचने लगा था। इधर कांग्रेस की हालत धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। 2G, कॉमनवेल्थ, कोलगेट जैसे मुद्दे टीवी चैनलों पर दिन रात घूम रहे थे। जनता में एक भावना बन रही थी कि सरकार कमजोर है और कुछ नया होना चाहिए। और राजनीति में जब जनता कुछ नया ढूंढने लगती है तब कोई ना कोई नया चेहरा अचानक बहुत बड़ा बन जाता है। वही एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। अब प्रशांत किशोर ने एक चीज बहुत जल्दी समझ ली थी। बीजेपी के पास उस समय कई बड़े नेता थे, लेकिन ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसे पूरे देश में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में एकदम साफ साफ प्रोजेक्ट किया जा सके। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं दिख रही थी, यानी मैदान खुला हुआ था। और राजनीति में खाली मैदान देखकर जो खिलाड़ी दौड़ना शुरू कर दे वही मैच जीतता है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सलाह दी कि अगर चुनाव जीतना है तो एक चेहरा तय करना होगा और वो चेहरा होगा नरेंद्र मोदी। आज ये बात सुनने में सामान्य लगती है, लेकिन उस समय ये फैसला इतना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर भी कई बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन आखिरकार बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब असली खेल शुरू हुआ। प्रशांत किशोर और उनकी टीम ने चुनाव प्रचार का तरीका ही बदल दिया। पहले नेता किसी शहर में जाते थे, मंच लगाते थे, भाषण देते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। 3D होलोग्राम रैलियां शुरू हुई। अब मोदी जी एक शहर में खड़े होकर भाषण देते और वही भाषण देश के कई अलग अलग इलाकों में एक साथ दिखाई देता। मतलब इंसान एक जगह और भाषण कई जगह। उस समय लोगों को ये तकनीक किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। गांव में लोग कह रहे थे, अरे भाई ये अभी यहाँ बोल रहे हैं और वहां भी बोल रहे हैं। आज वीडियो कॉल देखकर कोई हैरान नहीं होता, लेकिन उस समय ये चीज लोगों को काफी नई लग रही थी। इसके साथ एक और कहानी तैयार की गई, चाय वाली कहानी। प्रचार के दौरान बार बार बताया गया कि नरेंद्र मोदी ने बचपन में चाय बेची थी। हर इंटरव्यू, हर भाषण, हर चुनावी सभा में ये बात दोहराई जाने लगी। रणनीति साफ थी। एक तरफ राहुल गांधी को राजनीतिक परिवार से आने वाला नेता दिखाया गया और दूसरी तरफ मोदी को एक साधारण परिवार से निकलकर ऊपर पहुंचे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया। फिर चुनावी रैलियां शुरू हुई। मोदी पूरे देश में घूमने लगे, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र। ऐसा लगने लगा जैसे चुनाव नहीं, देशव्यापी टूर चल रहा हो।
जहां जाते भीड़ बढ़ती जाती। टीवी चैनलों पर भी सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की होती। धीरे धीरे चुनाव का माहौल ऐसा बन गया कि बीजेपी के बजाय पूरा चुनाव मोदी बनाम बाकी सब जैसा दिखाई देने लगा। और यही किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होती है, जब पार्टी का चुनाव आपकी पहचान पर लड़ना शुरू कर दे। 2014 का चुनाव आखिरकार आ गया और नतीजे आने शुरू हुए। शुरुआती रुझानों से ही साफ हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर जो हुआ उसने भारतीय राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। बीजेपी अकेले 282 सीटें जीत गई। एनडीए गठबंधन को कुल 336 सीटें मिली। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक लहर थी। पहली बार बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आई थी और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। एक दशक पहले जिसको गुजरात में विधायक की सीट जीतने के लिए भी सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ रही थी, वही नेता अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ चुका था। यहीं तक नहीं, 2014 के बाद मोदी की लोकप्रियता और भी तेजी से बढ़ने लगी। टीवी चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही चर्चा थी, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली गई। ऐसा नहीं था कि लोग सिर्फ उन्हें जानते थे, अब हालात ऐसे हो चुके थे कि राजनीति की हर चर्चा आखिर में जाकर मोदी पर ही खत्म होती थी। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। समर्थक उन्हें ऐतिहासिक फैसले बताते थे, आलोचक उन पर सवाल उठाते थे, लेकिन एक बात दोनों पक्ष मानते थे, देश की राजनीति अब पूरी तरह मोदी केंद्रित हो चुकी थी। इसी दौरान नोटबंदी भी हुई। नोटबंदी को लेकर आज भी लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोग इसे जरूरी कदम मानते हैं, कुछ इसे असफल फैसला बताते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से देखने वाली बात ये थी कि इतना बड़ा और विवादित फैसला होने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में वैसी गिरावट नहीं आई जैसी कई विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे। 2019 का चुनाव आते आते माहौल कुछ ऐसा था कि बीजेपी का प्रचार काफी हद तक एक नाम के आसपास घूम रहा था, नरेंद्र मोदी। कई उम्मीदवारों की पहचान से ज्यादा लोगों को यह पता था कि वो मोदी वाली पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन उस समय कई जगहों पर वोटर उम्मीदवार का नाम भूल जाते थे, पार्टी का चिन्ह याद रहता था और मोदी का चेहरा भी याद रहता था। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव और नतीजे देखकर लगभग सभी राजनीतिक दलों को समझ आ गया कि मोदी की लोकप्रियता अभी अपने शिखर पर है। बीजेपी अकेले 303 सीटें जीत गई। एनडीए गठबंधन कुछ 353 सीटों तक पहुंच सकी, यानी 2014 की तुलना में भी और बड़ी जीत। अब स्थिति ये हो चुकी थी कि बीजेपी सिर्फ देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, बल्कि विपक्ष उससे काफी पीछे दिखाई दे रहा था। कांग्रेस 50 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने चुनावी हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह साफ संकेत था कि मोदी सिर्फ चुनाव नहीं जीत रहे थे, बल्कि पूरे राजनीतिक नैरेटिव को नियंत्रित कर रहे थे। उस समय बीजेपी के कई उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा चुनावी वादा यही होता था कि हम मोदी जी की पार्टी से हैं। और सच कहे तो उस दौर में ये रणनीति काफी काम की भी थी। लेकिन राजनीति का एक नियम है, जब कोई नेता बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो उसके बाद लोगों की उम्मीदें भी उतनी ही ऊंची हो जाती है। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने नारा दिया, अब की बार 400 पार। सुनने में नारा काफी दमदार था। समर्थकों को भी भरोसा था कि पार्टी एक और बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन चुनावी नतीजे आते आते तस्वीर थोड़ी अलग दिखने लगी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, लेकिन इस बार अपने दम पर बहुमत से नीचे रह गई। पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई, यानी 2019 की तुलना में काफी कम। सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा, जहां समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। कई सीटों पर मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन रहा। यहां तक कि वाराणसी सीट पर भी शुरुआती गिनती के दौरान मुकाबला काफी चर्चा में रहा। अब राजनीतिक विश्लेषकों ने एक नया सवाल पूछना शुरू किया, क्या मोदी की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही? क्या वो दौर खत्म हो रहा है जहां सिर्फ एक चेहरे के दम पर चुनाव जीते जाते थे? देखिए, इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अलग देगा। कुछ लोग कहेंगे कि मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। कुछ लोग कहेंगे कि 2019 वाला क्रेज अब नहीं बचा। और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी आज भी कई राज्यों में चुनाव जीत रही है, दूसरी तरफ मुकाबला पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन दिखाई दे रहा है। 2014 से 2019 वाला समय ऐसा था जब मोदी की लोकप्रियता लगातार ऊपर जा रही थी, लेकिन 2024 के बाद चर्चा बदल चुकी है।
अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी कितने लोकप्रिय हैं, सवाल ये है कि आने वाले वर्षों में बीजेपी अपनी राजनीति को सिर्फ एक चेहरे पर चलाएगी या एक नए नेतृत्व को भी सामने लाएगी। क्योंकि इतिहास हमें एक बात बार बार दिखाता है, राजनीति में कोई भी लहर हमेशा नहीं रहती। हर नेता का एक उभार होता है, एक शिखर होता है और फिर एक नया दौर शुरू होता है। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भी इसी वजह से दिलचस्प माना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसे 2001 में बहुत कम लोग जानते थे, जिसने गुजरात की राजनीति से शुरुआत की, लगातार चुनाव जीते, प्रधानमंत्री बना, 2 बार पूर्ण बहुमत हासिल किया और फिर 2024 में पहली बार ऐसी चुनौती का सामना किया जहां मुकाबला पहले जितना आसान नहीं दिखा। अब आने वाले चुनाव तय करेंगे कि ये कहानी आगे किस दिशा में जाती है। क्या मोदी एक और बड़ा राजनीतिक अध्याय लिखेंगे या भारतीय राजनीति किसी नए दौर की तरफ बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब भविष्य देगा। लेकिन इतना तय है कि अगर पिछले 2 दशकों की भारतीय राजनीति को अगर समझना है तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर को समझे बिना तस्वीर पूरी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ हो जाती है कि राजनीति कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये तो पूरा मैराथन है। यहाँ कभी कोई नेता ऐसा लगता है कि अब इसका करियर खत्म हो गया और कुछ साल बाद वही देश का सबसे ताकतवर नेता बन जाता है, और कभी कोई नेता ऐसा लगता है कि अब इसे कोई हरा नहीं सकता, फिर अचानक मुकाबला बराबरी का हो जाता है। यही राजनीति की सबसे दिलचस्प बात है। आज से 20-25 साल पहले अगर कोई गुजरात में जाकर किसी आम आदमी से पूछता कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो शायद बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते। लेकिन कुछ साल बाद वही नाम पूरे देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गया। ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में टाइमिंग, रणनीति, इमेज और जनता का मूड कितना बड़ा रोल निभा सकता है। और सबसे मजेदार बात, राजनीति में जनता ही असली बॉस होती है। नेता चाहे कितनी भी बड़ी रैली कर ले, कितने भी बड़े पोस्टर लगा ले, कितने भी भाषण दे दे, आखिरी दिन एक छोटी सी उंगली बटन दबाती है और पूरा राजनीतिक गणित बदल जाता है। इसलिए किसी भी नेता को हमेशा के लिए अजय मान लेना और किसी भी नेता को हमेशा के लिए खत्म मान लेना, दोनों ही राजनीति में सबसे बड़ी गलती होती है। बाकी इस पूरे सफर को देखकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर अभी भी अपने अगले बड़े अध्याय की तरफ बढ़ रहा है, या फिर भारतीय राजनीति अब किसी नए दौर के लिए प्रवेश कर रही है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ, जवाब सबको नहीं दे पाता, वरना वीडियो बनाने की वजह पूरा दिन कमेंट सेक्शन में ही नौकरी करनी पड़ जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम शोर नहीं, कहानी के पीछे की कहानी समझने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल पूछता है वही आगे चलकर जवाब समझता है। धन्यवाद।